नया IBN 7। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आज हम एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। एक ऐसा खुलासा जिसने देश की खुफिया एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान टू गोधरा नाम से ही समझ में आता है कि इस कहानी के दो सिरे हैं, एक पाकिस्तान में और दूसरा गुजरात के गोधरा में। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की ये कहानी पाकिस्तान से शुरू तो होती है, गोधरा तक पहुंचती भी है, लेकिन फिर ये साजिश एक बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। आज वही पहेली, वही साजिश, वही सच IBN 7 करेगा बेनकाब। बड़ी मुश्किल से अतीत को भुलाकर ये शहर फिर खड़ा हुआ है। डेढ़ दशक पहले इस शहर में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद शहर की हर हरकत पर आज भी देश की धड़कनें टिकी। जिस शहर ने देश की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया था, वो शहर आज भी उतना ही संवेदनशील है जितना पहले था। लेकिन ये कहानी शहर की नहीं है, बल्कि कहानी पिछले कई बरसों में गोधरा आए कुछ अनजान चेहरों की है, जिनका रिश्ता है पाकिस्तान से। हर साल सैकड़ों पाकिस्तानी शहर का रुख करते हैं, शहर की भीड़ में शामिल होते हैं और फिर एक रोज अचानक गायब हो जाते हैं। कौन है वो पाकिस्तानी? कहां गायब हो जाते हैं ये पाकिस्तानी? आखिर गोधरा क्यों आते हैं ये पाकिस्तानी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये पाकिस्तानी अपने वतन क्यों नहीं लौटते? वो कहां गायब हो जाते हैं? देश की हिफाजत से जुड़े, देश की नीतियों से जुड़े, चंद अफसरों की लापरवाही से जुड़े, पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली कहानी, जिसे देखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान टू गोधरा, एक बड़ी साजिश। जी हाँ, पाकिस्तान टू गोधरा, और इस कहानी का एक सिरा जुड़ा है पाकिस्तान से तो दूसरा गुजरात के गोधरा से। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अचानक गोधरा आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की गिनती 10 गुना कैसे बढ़ गई। 2014 में कुल 2026 पाकिस्तानियों ने इस शहर का रुख किया था, यानी कि हर दिन औसतन 6 पाकिस्तानी नागरिक इस शहर पहुंचे। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गोधरा 13 साल पहले इस शहर में जो कुछ हुआ उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते यहाँ के लोग। गोधरा उस दहशत को भुला देना चाहते हैं यहाँ के लोग, जो कभी इस शहर की तकदीर बन चुकी थी। लेकिन कोई है जो नाजुक जज्बात दोबारा कुरेदना चाहता है, और उन लोगों का रिश्ता है हमारे उस पड़ोसी मुल्क से जहां की सियासत भारत विरोध की माला जपती है, उस मुल्क से जहां भारत में खून खराबा करने वाले आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, उस मुल्क से जहां आतंकवादी खुलेआम भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, जहर उगलते हैं। उन लोगों का रिश्ता है पाकिस्तान से। गोधरा देश के अति संवेदनशील शहरों में से एक है। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज हकीकत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसने गुजरात पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां और गृह मंत्रालय के भी होश उड़ा दिए हैं। ऐसी खबरें पहले भी आती रही हैं कि 2002 के गोधरा दंगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हवा दी थी, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है
जिसने देश की खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है। यही है IBN 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पाकिस्तान टू गोधरा, एक बड़ी साजिश। आखिर क्या हो रहा है गोधरा में? आखिर कैसे पाकिस्तान टू गोधरा का एक नया चौंकाने वाला रूट तैयार हो रहा है? 2012 में 105 पाकिस्तानी नागरिक गोधरा आए थे। 2013 में यह आंकड़ा 876 तक पहुंच गया, यानी करीब 8 गुना बढ़ गया। वहीं 2014 में गोधरा आने वाले पाकिस्तानियों की गिनती बढ़कर हो गई 2026, यानी 2 गुने से ज्यादा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर दिन करीब 6 पाकिस्तानी नागरिक गोधरा आते रहे। इन आंकड़ों को देखकर आपके जहन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। आखिर अचानक गोधरा में पाकिस्तानी नागरिकों की दिलचस्पी कैसे और क्यों कर बढ़ गई? आखिर पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत आने के लिए गोधरा को ही इतना क्यों चुना? क्या ये महज इत्तेफाक था या कुछ और? जाहिर है गोधरा में पाकिस्तानी नागरिकों की तेजी से बढ़ती तादाद 2012 में 105 से लेकर 2014 में 2026 होने के बाद देश की खुफिया एजेंसियों का सिर चकरा गया। वो चौंक गई, लिहाजा देश की कई एजेंसियां इस कहानी का सिरा तलाशने में जुट गईं। लास्ट अक्टूबर-नवंबर के आसपास हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरह का एक स्कैंडल यहाँ चल रहा है, और जब हमने वेरीफाई किया तो ये पता लगा कि ओवरऑल 2-3 साल में अचानक कई गुने पाकिस्तानी विजिटर्स की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तानी नागरिकों का बेहद संवेदनशील शहर गोधरा में यूं दिलचस्पी लेना गंभीर था, सो इसकी जांच गुजरात पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंपी गई। लंबी चौड़ी पड़ताल के बाद जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। ये सुराग एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। ये बता रहा था कि आखिर पाकिस्तान से गोधरा आने के लिए कानून से कैसे खिलवाड़ तक किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है, आखिर पाकिस्तानी गोधरा क्यों आ रहे हैं? गोधरा ही क्यों? जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पाकिस्तानी नागरिक गोधरा ही क्यों आ रहे हैं। लेकिन उस सवाल से एक और बड़ी साजिश का खुलासा होता है जो इन पाकिस्तानियों ने भारत आने के लिए रची है। सच ये है कि इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों के दस्तावेज फर्जी थे। उन्होंने गोधरा में जिन लोगों से पहचान का दावा किया था वो भी फर्जी थे। उनके दस्तावेजों में जिन भारतीय अधिकारियों के दस्तखत थे, जिन सरकारी दफ्तरों की मोहर थी, वो भी फर्जी थी। आखिर 2014 में गोधरा आने वाले 2000 से ज्यादा पाकिस्तानियों में क्या कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनके इरादे नेक नहीं थे? बदनीयत से गुजरात के इस शहर में आने का मकसद क्या था? खुफिया एजेंसियों की जांच आगे बढ़ती जा रही थी। इस साजिश की पहली कड़ी खुली एक पाकिस्तानी नागरिक से जो फर्जी स्पॉन्सरशिप के सहारे गोधरा आया था। उसके स्पॉन्सरशिप लेटर पर गजटेड अफसर के साइन फर्जी पाए और ये साइन गोधरा के ही एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने किए थे। इस अवैध लेटर के दम पर ही उस पाकिस्तानी नागरिक ने भारत का वीजा लिया था। जांच आगे बढ़ी तो 5 चेहरे पकड़ में आए। गोधरा पुलिस ने 5 लोगों को धर दबोचा और इसी के साथ गोधरा आए पाकिस्तानियों के दस्तावेज खंगालने का सिलसिला शुरू हो गया। इस जांच में एक और चौंका देने वाला सच सामने आया। एक पाकिस्तानी नागरिक के स्पॉन्सरशिप लेटर पर शहर के SDM के साइन थे। बाकायदा स्टैम्प भी लगा हुआ था, लेकिन SDM ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज साइन किया ही नहीं था। False signatures used in the attested certificates, even if 1 or 2 wrong people land up in the country or in Godhra in the garb of genuine visitors, they can create havoc any day. धीरे धीरे पाकिस्तान टू गोधरा पर पड़ी धुंध छटती जा रही थी। ये साफ हो चला था कि कुछ पाकिस्तानियों ने भारत और खास तौर पर गोधरा आने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। भारतीय कानून की आंखों में धूल झोंकी। मगर वो गोधरा क्यों आना चाहते थे? क्या ये सिरा पूरी साजिश का सिर्फ ट्रेलर था? जनक दवे, गोधरा, IBN 7। और अब सवाल ये
कि आखिर ये सब क्यों किया गया, क्यों उन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने के लिए फर्जी दस्तावेज देने पड़े। साफ है कि उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानियों की नीयत में खोट था। जांच एजेंसियों की माने तो 2014 में गोधरा पहुंचे 2026 पाकिस्तानी नागरिकों में करीब 1500 नागरिकों के दस्तावेज फर्जी थे। बेशक बिना जांच पड़ताल उन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का वीजा देना इस्लामाबाद के भारतीय दूतावास की लापरवाही है, लेकिन ये भी सच है कि ये पूरी साजिश पाकिस्तान से रची गई। सैकड़ों नागरिकों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। साजिश ये नहीं है कि पाकिस्तानी नागरिक भारत आ रहे हैं, ये भी नहीं है कि वो नागरिक गोधरा पहुंच रहे हैं, बल्कि साजिश ये है कि उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक अवैध दस्तावेजों के सहारे हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक 2014 में 2026 पाकिस्तानी नागरिक गोधरा आए, जिसमें से करीब 1500 पाकिस्तानियों के दस्तावेज फर्जी थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, आधे से ज्यादा करीब 1500 पाकिस्तानी फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत आए, गोधरा आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो फर्जी दस्तावेज बने कैसे, भारत आने में उनकी मदद किसने की। ये समझने से पहले ये देखना जरूरी है कि पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने के लिए नियम क्या हैं। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नियम कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो ऑनलाइन मिल जाता है। इस फॉर्म में भारत आने वाले शख्स को अपनी तस्वीर के साथ पूरी जानकारी देनी पड़ती है। उसके बाद आती है स्पॉन्सर की जानकारी, यानी वो शख्स जो इस पाकिस्तानी नागरिक की गारंटी ले रहा है। उस स्पॉन्सर को अपने शहर के किसी क्लास 1 ऑफिसर यानी डीएम, एसएसपी, एसडीएम जैसे अधिकारियों को अपनी पहचान का सबूत देना होता है, जिससे साबित हो कि स्पॉन्सर उसी शहर का रहने वाला है जहां वो पाकिस्तानी नागरिक आएगा। नियम के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय दूतावास ऐसे तमाम आवेदनों की जांच करता है। फिर पाकिस्तानी नागरिक को तय समय के लिए भारत का वीजा दे दिया जाता है। लेकिन गोधरा आए सैकड़ों पाकिस्तानियों ने इन नियमों की धज्जियां कैसे उड़ा दी, आपको इसकी एक बानगी दिखाते हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे कई पाकिस्तानी नागरिकों के दस्तावेज मिले जिनमें न उनके स्पॉन्सर की तस्वीरें थीं, न अधिकारियों के साइन, न ही सरकारी दफ्तर की मुहर। खुफिया एजेंसियां लगातार इस तरीके का इनपुट देती रहती है कि आतंकी अपने मंसूबों को पूरा करने में किसी महिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजरात पुलिस तब चौकन्नी हो गई जब उन्हें पता चला कि कराची की मारिया नाम की एक महिला गोधरा में आकर बस गई। इतना ही नहीं, उसने गोधरा कांड में दोषी पाए गए इरफान पाड़ा से शादी भी कर ली। अब जांच एजेंसियों ने संबंधित मंत्रालय को उसका वीजा कैंसिल करने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। पाकिस्तान से गोधरा आई मारिया की कहानी ने तो पुलिस के भी होश उड़ा दिए। उनमें से एक दो ने शादी करने की कोशिश की, शादी की भी है, निकाह पढ़वाया है अपना, और उस बेसिस पे उन्होंने एलटीवी के लिए भी अप्लाई किया है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। दिस कैन बी इन द नॉर्मल प्रोसीजर, दिस कुड बी विद रॉन्ग इंटेंशंस आल्सो, बट दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी इन द डेज टू कम। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय अधिकारियों के स्टैंप और दस्तखत कैसे मिल गए, कैसे उन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इस मामले में गिरफ्तार हुए कुछ लोगों से पूछताछ में पता लगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो भारतीय अधिकारियों के फर्जी स्टैंप मुहैया करवाता है। पूछताछ में अनवर कंवल नाम के एक पाकिस्तानी शख्स का भी खुलासा हुआ जिसने कई लोगों को भारतीय अधिकारियों के फर्जी स्टैंप दिए। मतलब ये कि ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक फर्जी तरीके से गोधरा पहुंचे। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में भारतीय दूतावास ने फर्जी दस्तावेजों के बल पर भारत आने की कोशिश कर रहे ऐसे पाकिस्तानियों को रोका क्यों नहीं? आखिर क्यों भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने दस्तावेजों की कड़ाई से पड़ताल की जरूरत नहीं समझी? आखिर क्यों? जनक दवे, गोधरा, IBN 7। पाकिस्तान टू गोधरा, यही है
पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मौजूद हैं रॉ के पूर्व डायरेक्टर ए के वर्मा जी, सुरक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल, साथ ही साथ अहमदाबाद से हमारे संवाददाता जनक दवे हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामाबाद से स्काइप पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिशार शिराजी। सबसे पहले मैं जनक आप ही के पास आना चाहूंगी, इतनी बड़ी संख्या में अगर पाकिस्तानी नागरिक यहां पर आ रहे हैं और उसके बाद वो कहां जाते हैं उसका कोई डेटा मौजूद नहीं है, क्या कह रहा है वहां का प्रशासन अभी उनके बारे में? देखिए नवजोत, ये एक सबसे बड़ा रैकेट था। अगर पंचमहाल पुलिस की नजर में नहीं आता तो शायद अभी भी ये गोरख धंधा चलता रहता, लेकिन पंचमहाल पुलिस की ये चौकसी ने काफी अहम भूमिका निभाई। और जो उनको भी हालांकि देर से पता चला, 1 साल में जब वो आके चले गए उसके बाद पता चला। सवाल अभी भी यहां पर बना है कि जो लोग यहां पर आए उन्होंने यहां पर क्या कुछ किया, इसकी कोई जानकारी न तो खुफिया एजेंसियों के पास है न ही स्थानीय पुलिस के पास है। तो निश्चित तौर पर जो लोग आके पाकिस्तान गए वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने यहां पर क्या कुछ किया उसकी कोई जानकारी नहीं। आपको याद ही होगा नवजोत की इसी तरीके से अंदाज से हेडली आया था टूरिस्ट वीजा पर, और उन्होंने किस तरीके से यहाँ मुंबई के जो भी वहां पे एरिया थे उनकी शूटिंग करके कैसे ऐसे आकाओं के पास पहुंचाया था। तो कोई भी ऐसी कोई घटना बन सकती है। तो पुलिस फिलहाल टाइटलिप है इस मामले पर निश्चित तौर पर पंचमहाल पुलिस की चौकसी के चलते ये पूरा रैकेट बाहर आ पाया है। हालांकि अभी भी सवाल यही है कि पाकिस्तान में बैठ के गोरख धंधा अब तक चला तो भारतीय दूतावास की नजर में क्यों नहीं आया, क्यों इतनी संख्या में अगर तादाद 3 साल में बढ़ती गई तो वहां पर क्यों वेरिफिकेशन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पूरी एक जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लचर गई है, और इसी का नाजायज फायदा पाकिस्तानी जो नागरिक है वो अब तक उठाते पाए हैं। नवजोत, ए के वर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कमियां खामियां हर जगह पर दिखी, आपने हमारी ये तमाम रिपोर्ट्स देखी, क्या लगता है क्या साजिश है इसके पीछे? सवाल मुझसे किया क्या? वर्मा साहब आप ही से मेरा सवाल है, क्या साजिश इसके पीछे लग रही है? साजिश तो बहुत आसानी से समझी जा सकती है। साजिश ये है कि पाकिस्तान का मकसद है हिंदुस्तान को नष्ट करना किसी न किसी तरीके से, और इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कई किस्म के तरीके जिससे ये मकसद उनका पूरा हो जाए। एक तरीका ये है, वो समझते हैं कि यहाँ जो बड़ी मात्रा में मुसलमान जनसंख्या है उनको सबवर्ट किया जा सकता है, और उस सबवर्शन के लिए वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल दुनिया में भी काफ़ी समस्याएं मुसलमानों को लेके चली हुई हैं, IS जिसका प्रयत्न ये है कि हिंदुस्तान में उसकी जड़ खुल जाए। हाँ। ये जो पाकिस्तान मदद कर रहा है इस मामले में वो इसलिए कर रहा है कि यहाँ पाकिस्तान ISIS या इस तरह की संस्थाओं की जड़ें को जम जाएं, और उन जड़ों को जमाने के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ की जो मुसलमान जनता है उसको किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच बना के उनको सबवर्ट करें। तो ये जो आपने खुलासा किया है कि गोधरा में लोग बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो गोधरा को क्यों चुना? गोधरा एक ऐसी जगह है जहाँ समझा जाता है कि काफ़ी लोग पाकिस्तान की तरफ संवेदनशील हैं। तो प्रयत्न यही है कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए और उनकी मदद से पाकिस्तानियों को यहाँ बुलाया जाए और मॉड्यूल्स तैयार करें जो सिर्फ गोधरा या गुजरात में ही ना काम करें, वो अपना इन्फ्लुएंस जहाँ जहाँ मुसलमान जनता की का बहुमत है वहां तक पहुंचा सकें। जी वर्मा साहब रहिए हमारे साथ। इफ्तिखार साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, साजिश वहां से रच रही है, एक तरफ हाथ बढ़ाने की बात होती है, उम्मीदें ये जगती हैं कि शायद रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की पिछले दरवाजे से इस तरह की साजिशें होती हैं, अलग अलग शहरों को, अलग अलग लोगों को, तबकों को टारगेट किया जाता है। देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह के इल्ज़ामात की कहानी कोई नई नहीं है। अगर भारत ये कहता है कि पाकिस्तान से उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो पाकिस्तान के पास भी एक बड़ी तवील फहरिस्त है, वो फॉल ऑफ ढाका से पर हम तो सबूत भी दे रहे हैं ना, साथ ही साथ हमारे पास तो प्रूफ भी है।
जी हाँ, वो पाकिस्तान भी सबूत देता है कि मुक्ति बानी के लोगों को इंडिया के अंदर तरबियत दी गई थी, उनको वेपन दे के तो बाद में बांग्लादेश भेजा गया था, फिर बांग्लादेश वजूद में आया था। तो पाकिस्तान भी सबूत देता है। इस वक्त अभी की बात करते हैं क्योंकि रिश्ते बदले हैं अभी। बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोनों मुल्कों के हुक्मरान इस कोशिश में हैं कि हम हाथ मिलाएं, नए रिश्ते की शुरुआत करें, इसलिए ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पाकिस्तान का मीडिया देख रहे हो तो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और खुद पाकिस्तान की हुकूमत पहली बार खुल के ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर भारत हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ वजीस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट की जा रही है भारत की तरफ से, और इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको भी भारत से मदद मिल रही है। लेकिन यहाँ तो हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ तो हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुने ना। ये जो आप प्रूफ प्रोवाइड कर रही हैं, ये खुद भारत के निज़ाम के ऊपर भी सवाल निशान खड़े कर रहा है कि अगर 1500 लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए भारत जाने में कामयाब हो गए तो खुद भारत की बॉर्डर इतने सिक्योर नहीं है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बना के तो भारत जा सकता है। तो खुद ये भारत से पहले सवाल करना चाहिए। उसका जवाब हम लेंगे, लेकिन मैं आप ही से ये जानना चाहूंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की साजिश वहां पर आखिर क्यों रची जा रही है? क्या हुकूमत को इस बात का इल्म है या नहीं है? अगर है तो क्यों नहीं रोका जा रहा है, और अगर नहीं है तो भी बड़ा सवाल है। तो IBN 7 का ये बड़ा खुलासा पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमने आपको दिखाया कि कैसे पिछले कुछ बरसों में हजारों पाकिस्तानी नागरिक गोधरा पहुंचे। उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानियों ने गोधरा आने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। कैसे पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों के फर्जी दस्तखत हुए और कैसे भारत के सरकारी दफ्तरों की फर्जी मोहर बनवाई गई। ये भारतीय दूतावास की लापरवाही भी है और पाकिस्तानी से रची गई एक बहुत बड़ी साजिश भी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि कहीं इसकी कीमत देश की जनता तो नहीं चुकाएगी? गोधरा आने वाले पाकिस्तानियों की पहचान फर्जी, दस्तावेज फर्जी, भारत में स्पॉन्सर भी फर्जी। इतिहास खंगाले तो ये सब कुछ भारत में रची गई कुछ पुरानी साजिशों की ओर इशारा करता है। जैसे डेविड कोलमैन हेडली, जो भारत में टूरिस्ट वीजा लेकर पहुंचा था। करीब 1 महीने तक वो देश के कई शहरों में घुमा, पूरी मुंबई की रेकी की और फिर साजिश का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में अपने आकाओं तक पहुंचा दिया। जिसके 1 महीने बाद मुंबई पर ऐसा हमला हुआ जिसके जख्म देश कई सालों बाद आज तक नहीं भूल पाया। पिछले कुछ वर्षों में गोधरा आए हजारों पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी ऐसे ही कई सवाल घूम रहे हैं, जिनके जवाब देश की खुफिया एजेंसियों के पास इस वक्त नहीं हैं। आखिर हजारों पाकिस्तानी नागरिक गोधरा क्यों आए? अगर भारत में मौजूद उनके स्पॉन्सर फर्जी थे, तो फिर वो पाकिस्तानी गोधरा में आखिर किससे मिले? क्या वो लोग गोधरा से बाहर भी गए? उन लोगों ने भारत में किस किस से मुलाकात की? ये जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन गोधरा एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कर रहे हैं और हम ATS वाले उनके साथ संपर्क में हैं और उनके साथ जो तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें सुपरवाइज भी कर रहे हैं और सीरियस मैटर है और बहुत डीप में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। मुद्दा सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों के गोधरा आने तक का नहीं है, बल्कि कहानी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस कहानी का सिरा जुड़ता है देश की सुरक्षा से। जरा सोचिए, इस लापरवाही की कीमत क्या हो सकती है? कोई भी पाकिस्तानी नागरिक फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारत आ सकता है। कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी फर्जी स्टैम्प के जरिए सरहद पार कर सकता है, भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम तक दे सकता है। वो आतंकवादी देश के कई शहरों की रेकी तक कर सकता है, पाकिस्तान में अपने आकाओं तक भारत की खुफिया जानकारियां पहुंचा सकता है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे ISI अपने एजेंट्स भारत में दाखिल भी करवा सकती है। इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले कई सालों में भारतीय दूतावास से भी बड़ी लापरवाहियां हुई। कहीं ऐसा न हो कि इस लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जनक दवे, गोधरा, IBN 7। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। बृजलाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बृजलाल जी, ex-DGP उत्तर प्रदेश के, गोधरा ही क्यों गोधरा को ही टारगेट किया जा रहा है अभी? गोधरा जैसे आपने बताया
कि पाकिस्तानियों की साजिश से वहां फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके लोग आए, लेकिन आप गोधरा तक ही सीमित क्यों रहना चाहते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी नेपाल सीमा है, बांग्लादेश सीमा है। मैं 4.5 साल एटीएस का चीफ रहा हूं, यूपी का, और डीजीपी रहा हूं। आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंडियन साइंस कांग्रेस पर अटैक हुआ था बंगलौर में 2005 में। उसका जो पाकिस्तानी आतंकवादी था हमजा, और एक इंडियन आतंकवादी सबाउद्दीन जो हमारे जेल में इस समय है, वो कराची टू बांग्लादेश आए थे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। वहां आईएसआई एजेंट ने उनका पासपोर्ट रख लिया था और वहां से इलीगल तरीके से बॉर्डर में घुसाया और जाकर के वहां जो इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमला हुआ था, जिसमें दिल्ली के डॉक्टर पुरी मारे गए थे और कई साइंटिस्ट घायल हुए थे, वो इस रूट से आए थे। दूसरा, नेपाल बॉर्डर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बॉर्डर है, सेंसिटिव बॉर्डर है। यहां पर हमारे रामपुर में अटैक हुआ था 2007 में 31 दिसंबर के रात को। 7 सीआरपी के जवान मारे गए थे। इसका भी रूट था कराची टू काठमांडू। काठमांडू में वहां आईएसआई एजेंट जो था, इंडिया कमांडर था, बिहार का रहने वाला सबाउद्दीन, जो वहीं बेस था, पाकिस्तान ने ट्रेन करके रखा था, और 2 फिदाइन को उन्होंने भेजा। पाकिस्तान को गोधरा की बात करते हैं ब्रजलाल जी, इधर बताइए कि गोधरा क्यों सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है? नहीं, गोधरा नहीं, मैं खाली गोधरा की बात नहीं कर रहा हूं। खाली गोधरा टारगेट नहीं है, गोधरा के अलावा और भी टारगेट हैं। ये जो हम आपको वो चीजों जिसको मेरी पर्सनल नॉलेज है, जी जी जी, ये पाकिस्तानी है, और रामपुर में अटैक हुआ, 7 सीआरपी लोगों को मार दिया। जी जी। इसके अलावा जो हमारे इंडियन पाकिस्तानियों की एक और साजिश, इन्होंने जो इंडियन मुजाहिदीन बनाया, इनका पर्पज ये था, जब पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं तो उनकी किरकिरी होती है। हमने पाकिस्तानियों को पकड़े, इनके जासूस पकड़े, इनके फिदाइन पकड़े, हमने जिंदा इनके फिदाइन पकड़ लिए थे रामपुर अटैक के। जी जी, मैं आती हूँ आपके पास ब्रजलाल जी। आलोक बंसल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि खुफिया एजेंसियां, ठीक है, हर जगह पर कमी नजर आती है, क्योंकि कहीं दस्तावेज फर्जी बन रहे हैं, कहीं दस्तखत फर्जी आ रहे हैं, कहीं लोग ही फर्जी खड़े कर दिए जा रहे हैं, और उसके बाद वो लोग जब भारत में आते हैं, गोधरा में आते हैं, कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं। कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत आते हैं उनको रिपोर्टिंग वीजा दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत उन्हें रोज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होती है। तो जो गोधरा में आए होंगे तो गोधरा की पुलिस अधिकारियों के पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कहाँ रहे, उनसे डेली क्वेश्चनिंग की जाती है कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड्स होने चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमें समझना चाहिए कि पिछले कुछ समय से आईएसआई की बड़ी कोशिश रही है कि भारत के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए जाए। जैसा कि वर्मा साहब ने कहा, ये आईएसआई का बैल्कनाइजेशन और भारत का प्लान काफी समय से रहा है, और जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उसको फिलिप देने की उन्होंने काफी कोशिश की है। क्योंकि गोधरा में एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है और वहां पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस घटना से प्रभावित हो और जिनके मन में अभी भी द्वेष हो, तो उनको भड़काने की चेष्टा की जा सकती है। लेकिन इसमें हमारी एजेंसियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनती हैं। एक और चीज समझनी चाहिए कि इस वक्त क्यों बढ़ रहा है। 2013-14 में पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे हालात हुए कि जिसके कारण जो है काफी लोग गुजरात में आए। अगर आप देखें, सिर्फ गोधरा में नहीं, पूरे गुजरात में आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या पिछले 1-2 साल में बढ़ी है। और इसके पीछे कारण यह है कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसे कच्ची कम्युनिटी कहते हैं, जो गुजराती मुस्लिम्स और कच्छ के जो लोग गए हुए हैं, इनके ऊपर काफी हमले हुए 2013-14 में, और करीब 10,000 कच्ची मुस्लिम्स जो हैं कराची के लियारी एक हिस्सा है वहां से माइग्रेट करे, और उनको कई जगह कई दिनों तक कैंप्स वगैरह में रखा गया। तो इनमें से कई लोगों ने कोशिश की होगी कि पलायन करके वापस भारत आ जाएं, जिनके कुछ रिश्तेदार वगैरह रहे हों, और इन लोगों ने, वाजिब है कि ऐसे स्थिति में अधिकतर लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और ये हमारी एजेंसी इसकी बहुत बड़ी कमी रही कि हम उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि इससे जो वीजा पाकिस्तानियों को दिया जाता है उसमें तो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व रहती हैं, और आईबी वगैरह की वेटिंग होनी चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और अब उसके बाद क्या वो लोग वापस गए या नहीं गए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि और ये लोकल एजेंसीज ने ट्रैक करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। मैं इफ्तिखार साहब आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। अनवर कंवल नाम का एक शख्स है, ये मैं एक नाम आपको बता रही उदाहरण के तौर पर, जो फर्जी स्टैंप बनाते हैं, फर्जी दस्तखत करते हैं, फर्जी कागजात वहां पर तैयार करते हैं। क्या इल्म है इस बात का आप लोगों को वहां पर?
जी मैं दोबारा सवाल कीजिएगा, सवाल समझा नहीं मैं सवाल ये कर रही हूँ कि अनवर कंवल नाम का एक शख्स है जिसके बारे में पता चला, ये एक शख्स है जिसका उदाहरण के तौर पर नाम आपको मैं दे रही हूँ। फर्जी स्टैंप वहां पर बनाए जाते हैं, पहले तो यहाँ से सारी डिटेल ली जाती है, कौन लोग है, कहाँ से दस्तखत करवाने चाहिए, कौन से कागजात हैं, फर्जी कागजात वहां पर बनते हैं, फर्जी स्टैंप्स वहां पर बनते हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा बनता है, मेरे ख्याल में जाली डिग्रियां भी बनती हैं, यहाँ पे डॉलर्स भी बनते रहे। लेकिन सवाल ये है कि जो मैंने पहले भी किया है कि क्या इंडिया ने अपने आप को अगर सिक्योर करना है तो ये किसकी जिम्मेदारी, ये पाकिस्तान को आप जिम्मा देंगे या खुद इंडिया को ये काम करना है? लेकिन आपके मुल्क से अगर कुछ इस तरह की गतिविधि हो रही है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। देखें, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स अगर कुछ बातें कर रहे होते हैं तो स्टेट हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और मेरे ख्याल में ये जो अभी मेरे दोस्त ने बात की है कि बहुत सारे लोग अगर पाकिस्तान में अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में कंफर्टेबल नहीं है और उनके रिश्तेदार इंडिया में भी हैं, तो मे भी उन्होंने ऑप्शन लिया कि उनको इंडिया में जाके मुस्तकिल रहना चाहिए और उसके लिए इलीगल मीन्स यूज़ लोग करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लाखों ऐसे भी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि शायद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, लोगों को भेजा जा रहा है। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से तमाम आतंकी साजिशें करते हैं वो यही तरीका होता है, हेडली भी इसी तरीके से आया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं या स्टेट उनको लुक आफ्टर कर रही होती है, मैं नहीं समझता। अगर कोई ऐसी हार्ड एविडेंस है तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए, अगर मुंबई अटैक से ऊपर डोजियर्स आ सकते हैं तो गोधरा को लेके भी अगर कोई हार्ड एविडेंस इंडिया के पास आ चुकी हैं तो मेरा ख्याल में बिल्कुल ताखीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले मरहले में दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बैठे उनको बुलाना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक साजिश कर रहा था और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साजिश है और हम समझते हैं कि इसके अंदर इस्लामाबाद की सरकार शरीक है और या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। अगर कोई एविडेंस है तो जरूर उसको शेयर करना चाहिए और इस मामले को, इस मुद्दों को बड़े हाई फोरम पर उठाना चाहिए। इसको सिर्फ अखबारात और मीडिया तक महदूद नहीं रखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप रहिए हमारे साथ में, अपने संवाददाता के पास जाना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से एक आलोक बंसल जी ने एक और यहाँ पर पॉइंट उठाया है कि कच्छ कम्युनिटी के कुछ लोग वहां पर रहते हैं, वो भी कुछ वो कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पर माइग्रेट किए हों, लेकिन सवाल वही आता है कि फर्जी दस्तावेज और फर्जी तरीके से अगर आप एंटर करते हैं तो क्या मॉड्यूल वहां पर बनता है? जनक, आपसे सवाल है मेरा। नवजोत, आप मुझे पूछ रहे हैं कुछ? बिल्कुल जनक, आप ही से सवाल है मेरा। क्या पूछ रहे हैं आप बताएंगे? जनक, सवाल ये है कि आलोक बंसल जी ने एक और पॉइंट यहाँ पर उठाया है कि कच्छ कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, एक तबका है जो कि वहां पर रहता है और वो यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो फर्जी तरीके से उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हों। देखिए नवजोत, उसमें कोई दो राय नहीं कि रिश्तेदार कुछ थे, 2026 लोग आए, उसमें सारे लोग फर्जी नहीं थे, ये बात भी साफ कर दें। यहाँ पर कुछ लोग जेन्युइन थे, लेकिन सिस्टम किस तरीके से बिगड़ चुकी है कि आप पूरा फॉर्म उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाए, अगर इस्लामाबाद में जो अपनी दूतावास है उसकी वेबसाइट पे जाए तो वो फॉर्म बकायदा आपको मिलता है, वहां पर आप सीधा दस्तखत फर्जी बना सकते हैं। फोटोग्राफ्स किसी भी आईपीएस अफसर का ऑनलाइन आपको मिल जाता है और आप उसके हस्ताक्षर कर दे। सवाल यहाँ क्रॉस एंड चेक्स नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो चेक नहीं किया, लेकिन जब वीजा देते समय इतने सारे वीजा के लिए अप्लाई हुए हैं इतने कम समय में, तो एम्बेसी ने भी क्यों ध्यान नहीं दिया? तो निश्चित तौर पर गुजरात पुलिस का रोल तो सबसे आखिर में आता है, जब पाकिस्तानी यहां पर लैंड कर जाएगा और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाएगा, तब गुजरात पुलिस का रोल आता है, तब उनको जाके ये पता चलता है। ये पूरा जो गोरख धंधा था वो गुजरात पुलिस की बदौलत ही बाहर आ पाया। अब मामला इंटेलिजेंस एजेंसी और गृह मंत्रालय इसको काफी गंभीरता से ले रहा है, कई ऐसे जेन्युइन केसेस भी हैं जो एक दूसरे के परिवार के साथ मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। वर्मा साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जनक बता रहे हैं कि उनका गुजरात पुलिस का और लोकल पुलिस का रोल सबसे लास्ट में आता है, पहले उनका जो कि वहां से एम्बेसीज की तरफ से वीजा ओके करते हैं, जो वहां से कागजात फाइनल करते हैं। फर्जी दस्तावेजों को, कागजों को कैसे ओके किया जा सकता है? जब पूरा काम ही फेक है और मेरी समझ में पाकिस्तान से हिंदुस्तान के विषय में जो भी बात होती है वो पूरी शुरू से आखिर तक किसी न किसी तरीके से फेक मानी जानी चाहिए। तो इस तरह की जो फेक एक्टिविटीज़ होती हैं
उसका मकसद ये होता है कि हिंदुस्तान में उनके बाशिंदे पहुंच जाएं जिनका बाद में पता लगाना मुश्किल हो जाए। अगर उनका सही मामले में उनकी एंट्री होती है, सही मामले में वो लोग डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से प्रोक्योर करके वीज़ा के लिए भेजते हैं, तो ऐसे आदमी उनके लिए उपयोग में नहीं आ सकते हैं। उनको जो आदमियों का उपयोग करना है उनकी हिंदुस्तान में एंट्री फर्जी कागजों पे ही होनी है। तो एक बड़ी भारी इंडस्ट्री है, मान लीजिए, जो चल रही है वहाँ पे इस तरह के फर्जी कागजातों को बनाने के लिए। जी मैं इफ्तिकार साहब इसी पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। जो जेन्युइन तरीके से आएगा उसकी मंशा गलत नहीं होगी, लेकिन फर्जी तरीके से वहां पर एक बड़ी इंडस्ट्री चल रही है जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। देखें, ये डाउट जरूर किया जाता है, लेकिन अगेन फिर ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि वो उस कॉन्स्पिरेसी को अनअर्थ करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह दें कि इंटेंशंस बैड थी और इसी वजह से लोग आए हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर लोग इलीगल मीन्स यूज करके जाते हैं, लेकिन इंटेंशंस वहाँ पे कारोबार रोजगार हासिल करना होता है, वहाँ जाके टेररिज्म करना नहीं होता। तो मेरा ख्याल में जो मैंने पहले भी बात की है कि मुमकिन है कि वो लोग कि जो पाकिस्तान के अंदर अनकंफर्टेबल हों, वो लोग हो जो फैमिली रियूनियन चाहती हो, जो दोबारा जाके अपने फैमिलीज के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहते हो। पर वो जेन्युइन मीन्स होंगे ना, यहाँ पर तो जेन्युइन नहीं है और इन्वेस्टिगेशन की है तभी पूरा मामला सामने आया, दस्तावेज सामने है। समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वीजे का असूल इतना आसान नहीं है। अगर मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी जाना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ी हर्डल्स हैं। हमारे आपके लिए बहुत मुश्किल है इफ्तिकार साहब, हम जानते हैं, हम समझते हैं। अगर हमें पाकिस्तान, मुझे अगर आना है तो बहुत मुश्किल होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो फर्जी तरीके से आते हैं उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, लेकिन उससे आप ये नहीं कह सकते कि उनकी इंटेंशन ऐसी है कि शायद कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है और उसके नतीजे में दाइश के लोगों को या किसी और को वहां पे पेनिट्रेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर कुछ ऐसा है भी सही तो उसको अनअर्थ करना अगेन इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ऐसा आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कुछ भी, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती, क्योंकि रैकेट तो वहीं से चल रहे हैं सारे। मेरा ख्याल में हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हम टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, जिसके अंदर 50,000 लोग पाकिस्तानी मर चुके हैं, जिसके अंदर हमने $70 बिलियन का इकोनॉमी को नुकसान तो ये भी उसी का है किस्सा। आप इसको रोकेंगे तो शायद उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। मैं लौटती हूँ आपके पास, आलोक बंसल जी भी साथ में मौजूद हैं, ब्रिजलाल जी भी। मैं लौटूंगी आपके पास इफ्तिकार साहब। तो चलिए, वक्त की कमी, एक आखिरी सवाल आलोक जी आपसे जानना चाहूंगी। चीजें जितनी आसान हो जाती हैं उसका फायदा तो होता है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। अगर आप इजीली डाउनलोड करके फॉर्म अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं तो इसका नुकसान भी यहाँ पर देखा गया है। किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है और कहाँ पर सबसे पहले टारगेट करने की जरूरत है? देखिए, जहाँ इलेक्ट्रॉनिकली वीजा का फॉर्म अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई भी किया जा सकता है, वो उतना ही आसान हो जाता है। क्योंकि आजकल जो वेरिफिकेशन है, जो ई वीजाज हैं, वो इस्लामाबाद में नहीं दिया जाते, वो दिल्ली से जाता है, वो दिल्ली से दिया जाता है, दिल्ली में सेंट्रली उसका वेरिफिकेशन होता है और फिर दिया जाता है। तो वो उतना आसान भी हो जाता है। जब आप एक सिग्नेचर वहां पे है तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं दिल्ली में। ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में अवेलेबल। और जो जिस तरीके के अभी खुलासे हुए हैं, मेरा ख्याल है इसके बाद जो भारत सरकार है वो इस वीजास के मामले में और ज्यादा जो है सजग हो जाएगी और आगे आप देखेंगे कि इस तरीके की गलतियां शायद ना हो। और भारत की जो अंदरूनी जो सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, जैसे पुलिस वगैरह हैं, उनको भी इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। वर्मा साहब, कितनी बड़ी चिंता का सवाल है ये? बहुत बड़ी चिंता का सवाल है। अगर भारतवर्ष में ऐसे लोग बगैर किसी खास कठिनाई के अंदर आ सकते हैं जिनका इरादा है भारत में सबवर्शन फैलाना या किसी भी और किस्म की कॉन्स्पिरेसीज करना, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम सवाल उठाता है। इसको हर हालत में रोकना चाहिए। बिल्कुल। ब्रिजलाल जी, आखिरी सवाल आपसे, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि बड़ी चिंता का सवाल है हिंदुस्तान के लिए? इसको हमारी एजेंसियों को सतर्क रहना पड़ेगा। अभी जो मैं सुन रहा था डिस्कशन गोधरा के बारे में, जैसा आप कह रही थी कि वहाँ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर आते हैं, यहाँ से फर्जी डॉक्यूमेंट बनता है, लेकिन जो मैं एक समस्या बता रहा हूँ जो किसी भी लोग ने नहीं बताया आपको, हमारा जो नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर हिंदुस्तानियों के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आतंकवादी आए जो हमने पकड़े, वो वहाँ से पाकिस्तान से आए। ISI एजेंट ने काठमांडू में उनका
वीजा पासपोर्ट रख लिया और उनको इंडियन के रूप में इंडियन बॉर्डर से घुसा दिया। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है। जब बॉर्डर में घुस गए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी बनकर घूम रहे हैं, इसके बाद उनको तो कागज की भी जरूरत नहीं है, यानी रास्ता और आसान हो जाता है उधर से। जी हाँ, जो सबसे चिंता का विषय हमारा नेपाल बॉर्डर है। नेपाल बॉर्डर के थ्रू आकर के आए। और एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, अहमदाबाद ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, बटला हाउस, ये जो इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे और उसमें उत्तर प्रदेश के कई आतंकवादी थे, जिसमें उसका कमांडर आतिफ अमीन मारा गया था बटला हाउस एनकाउंटर में। उसके बाद के जो आतंकवादी यहाँ से वो उत्तर प्रदेश गए नेपाल में, आईएसआई ने उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट, नेपाली पासपोर्ट, यानी बहुत से ऐसे रास्ते हैं ब्रजलाल जी, जिस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत में घुसा जा सकता है और उसमें आप पर शक भी नहीं होगा क्योंकि आप एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर घूम सकते हैं। बहरहाल इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान टू गोधरा, इसके बाद यकीनन सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।